Hello everyone. सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसके पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी टैक्सेस और इन्फ्लेशन का इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कर और मुद्रास्फीति का निवेश पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम यूनिट 2 में बढ़ेंगे और आज चर्चा करेंगे बॉन्ड फंडामेंटल्स पर। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ऋण प्रपत्र। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज which gives a fixed return over a certain specified period of time. A yearly return in the form of interest is given by the borrower to the lender. This is called a fixed charge security. This is a tradable type of loan and the principal sum has to be paid when the specified period ends. The fixed income securities are generally bonds and debentures and preference shares. ऋण प्रपत्र, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स सामान्यतः ऐसी प्रतिभूतियों को जिस पर निश्चित आय प्राप्त होती है निश्चित अवधि तक ऋण के लेनदार द्वारा ऋण के देनदार को ब्याज दिया जाता है, सालाना या छमाही। इस तरह की प्रतिभूतियों को फिक्स चार्ज सिक्योरिटी, स्थिर प्रभार वाली प्रतिभूतियां भी कहते हैं। सामान्यतः ये विपणनशील ऋण होते हैं, मतलब ट्रेडेबल। हम दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और इनका जो मूलधन है वो एक निश्चित अवधि के अंत में लौटा दिया जाता है। स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों में शामिल है बॉन्ड, ऋणपत्र और पूर्वाधिकार अंश। अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंड डिबेंचर्स पर। बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। ए बॉन्ड और डिबेंचर आर ए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी. It represents a promise by a company to the bond holder to pay a specified rate of interest during a stated time period annually and the return of the principal sum on the date of maturity. Date of maturity is also called the date of retirement of a bond. A bond or debenture are a fixed income security of a company. It represents a promise by a company to the bondholder to pay a specified rate of interest during a stated time period annually and the return of the principal sum on the date of maturity. Date of maturity is also called the date of रिटायरमेंट ऑफ ए बॉन्ड। ये बॉन्ड और डिवेंचर क्या है? ये किसी भी कंपनी का फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है। निवेश के जितने भी माध्यम हैं उनमें शामिल है बॉन्ड तथा ऋणपत्र, जो किसी कंपनी द्वारा ऋण लेने के सर्वाधिक सामान्य तरीके की अभिव्यक्ति करते हैं। मतलब कंपनी जब ऋण लेती है तो सबसे साधारण तरीका है उसका बॉन्ड
तथा ऋणपत्र निर्गमित करके। ऐसे लोग जो जोखिम से बचना चाहते हैं, रिस्क नहीं उठाना चाहते, रिस्क से बचना चाहते हैं तथा मूलधन की, प्रिंसिपल अमाउंट की सुरक्षा के साथ साथ, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का सिक्योरिटी भी चाहता है, उन लोग सेफ्टी चाहता है, उसके साथ साथ सतत प्रत्याय में जो लोग प्राथमिक रुचि रखते हैं, मतलब जिनका प्राइमरी इंटरेस्ट है कि उनको रेगुलर रिटर्न मिले, सतत प्रत्याय, वो लोग बॉन्ड में तथा ऋणपत्र में अपना धन विनियोजित करते हैं। एक ऋणपत्र या बॉन्ड किसी कंपनी द्वारा ऋण लेने की स्वीकृति है। इसमें एक निश्चित अवधि हेतु ब्याज की नियत दर के भुगतान तथा परिपक्वता की, यानी कि मैच्योरिटी की, रिडम्पशन के डेट की निर्दिष्ट तिथि पर, स्पेसिफाइड डेट पर मूलधन की वापसी का वचन होता है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको लौटा दिया जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो डिबेंचर है एक लीगल डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेप्टनेस बाय ए कंपनी। एक बॉन्ड या ऋणपत्र ऋण का एक फॉर्मल एविडेंस होता है तथा कंपनी का जो सीनियर सिक्योरिटीज है, वरिष्ठ प्रतिभूतियां, उनमें से एक माना जाता है। जो बॉन्ड होल्डर होता है उसका पोजीशन इक्विटी शेयर होल्डर के एकदम अपोजिट होता है। बॉन्ड होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं, महाजन होते हैं, जबकि अंशधारक शेयर होल्डर कंपनी के अंतिम स्वामी होते हैं। बॉन्ड धारक जो है, बॉन्ड होल्डर, रिस्क तो उठाते हैं लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में कम रिस्क उठाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर के एगेंस्ट अगर देखा जाए तो बॉन्ड होल्डर जो है वो किसी भी स्पेसिफाइड लिमिट तक कंपनी के प्रोग्रेस में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। यदि किसी कारण से कंपनी भारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाए तो बॉन्ड होल्डर जो है ना, उसको बहुत ज्यादा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन कंपनी का जो पोजीशन है उसमें इंप्रूवमेंट हो जाने के बावजूद भी उसके प्रॉफिट में किसी भी लिमिट तक कोई भी शेयर वो नहीं ले पाते। जैसे मान लीजिए कि कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी उनको इंटरेस्ट नहीं दी, अब बाद में कंपनी को प्रॉफिट होने लगा, तो ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलने लगेगा। तो एक जो मतलब उनको क्या है कि इंटरेस्ट फिक्स रेट से मिलता है, एक निश्चित रकम मिलती है ब्याज के रूप में। तो कोई भी निवेशक जो है, इन्वेस्टर जो है, वो अपने पोर्टफोलियो में अगर वो रेगुलर इनकम चाहता है तो वो बॉन्ड या डिबेंचर को अपने पोर्टफोलियो में प्रायोरिटी देगा। यह भी माना किया जाता है, सच्चाई ही है कि डिबेंचर होल्डर जो वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि उसकी जो अर्न इनकम है, उपार्जित आय, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, उतार चढ़ाव से उसको कोई मतलब ही नहीं है। कंपनी कमाई है कि नहीं कमाई है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बॉन्ड होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो जनरली उसको
यह अधिकार होता है, यह हक होता है कि वो कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है, संपत्तियां हैं, उनको बेचने का दावा करे तथा अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, उसको रिकवर करने का अधिकार वो रखता है। मतलब अगर कंपनी लाभ कमाती है तो उनको ब्याज तो मिलता ही है, और लाभ नहीं कमाती है तो पैसा वापस मिल जाता है। बॉन्ड और डिबेंचर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो बॉन्ड और डिबेंचर में डिफरेंस है। बॉन्ड जो है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, लेकिन डिबेंचर जब भी होगा तो वो अनसिक्योर्ड ही होगा। बॉन्ड होल्डर में और प्रिफरेंस शेयर क्या कहा जाए, बॉन्ड, डिबेंचर और प्रिफरेंस शेयर में भी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर को केवल डिविडेंड ही मिलता है, वो भी कब, जब कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल है तब, और डायरेक्टर्स जो हैं वो डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हैं तब। लीगली देखा जाए तो डिबेंचर्स जो है वो कंपनी के कैपिटल का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी का जो फंडेड डेब्ट है उसका तो पार्ट है। डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर कंपनी के लेनदार हैं, न कि मालिक, और इसी कारण ब्याज की पूरी दर पर भुगतान पाने के अधिकारी होते हैं, चाहे लाभ उपलब्ध हो अथवा ना हो। तो ये तो हम लोग देखे बॉन्ड और डिबेंचर्स के बारे में। बॉन्ड कई तरह के होते हैं। बॉन्ड्स आर ऑफ मेनी काइंड्स। द डिफरेंस इन बॉन्ड्स इज ड्यू टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फीचर्स ईच बॉन्ड बियर्स। हर बॉन्ड की अलग टर्म्स कंडीशंस होती है, विशेषता होती है, और इसी आधार पर कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड को मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड में अंतर किया जा सकता है उनके रीपेमेंट प्रोविजंस के बेसिस पर, टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो प्लेज की गई है, जो प्रतिभूति बंधक रखी गई है, गिरवी रखी गई है, उसके आधार पर, टाइम ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता की अवधि के आधार पर, और अदर जो टेक्निकल फैक्टर्स है उसके बेसिस पर बॉन्ड्स में डिफरेंस किया जा सकता है। किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के लिए बॉन्ड को एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड माना जाता है। यूजुअली कोई भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन जब भी इशू करता है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड या लॉन्ग टर्म डिबेंचर ही इशू करता है, क्योंकि कि कोई एक अकेला आदमी कंपनी, फर्म के लोन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए कंपनी को, कॉरपोरेशन को जो लोन चाहिए वो लोन कई स्मॉल डिनोमिनेशंस में बंटा रहता है, जिसको इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता है बॉन्ड के फॉर्म में या डिबेंचर के फॉर्म में। अब हम चर्चा करेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर इशूइंग बॉन्ड्स। बॉन्डों को जारी करने के कारण। जब सरकार अपने करेंट रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को फुलफिल नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो लोन ले, बॉन्ड इशू करे। दूसरी ओर कंपनीज जो है उनके पास में अपने फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे वो रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज कर सकते हैं, नया इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपनीज भी लोन लेने के लिए डिबेंचर, बॉन्ड
वगैरह इशू करने को प्रायोरिटी देती है। कारण क्या है इसका? पहला कारण है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत कम करने के लिए। मतलब बॉन्ड को जारी करने का पहला कारण है कि बॉन्ड या ऋण पत्र जारी करने से पूंजी की जो लागत है उसमें कमी आ जाती है। बॉन्ड अथवा ऋण पत्र फाइनेंस मैनेजमेंट का सबसे सस्ता साधन है, सबसे चीप सोर्स है। एक कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को फाइनली ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करने की उम्मीद में रिटर्न की एक सर्टेन रेट वाली सिक्योरिटीज के साथ में अपने एसेट्स के पोर्शन को फाइनेंशियली अरेंज करके कैपिटल के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लोन लेने का रिस्क उठाती है। मतलब कंपनी क्या करती है, जैसे कंपनी के पास सोर्स है कि कंपनी चाहे तो नया शेयर इशू करे, इक्विटी शेयर, या कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर इशू करे। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो इक्विटी शेयर इशू करके पैसा अरेंज करने में जो खर्च आएगा वो खर्च ज्यादा पड़ेगा। लेकिन कंपनी अगर लोन लेती है, मतलब कि बॉन्ड इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो है, सेकंड नंबर, ये है टू गेन द बेनिफिट ऑफ लेवरेज, लेवरेज का लाभ पाने के लिए। कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर्स के प्रेजेंस का मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियल लेवरेज का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी का जो पूंजी ढांचा है उस पूंजी ढांचे में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। अगर उस कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या डिबेंचर है या बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कंपनी वित्तीय लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज को यूज में ला रही है। फाइनेंशियल लेवरेज इस्तेमाल में तब लाया जाता है जब कंपनी अपने EBIT में चेंज करके अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना चाहती है। जब मार्केट में बूम रहता है, तेजी रहती है, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट में बूम है, कोई भी अगर 100 रुपया लगाकर बिजनेस करेगा तो वो 20% कमाएगा। मान ली 100 रुपीज लगाएंगे, 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। हम ये भी मान लेते हैं कि इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 9%, 9%। 100 रुपया अगर लोन लेंगे तो 9 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। अब 100 रुपया लोन लेके हम बिजनेस किए, कमाए 20%, 20 रुपया, 9 रुपया उसमें से ब्याज दे दिए, तो भी 11 रुपया हमारा बच गया ना। मैंने देखा जाए तो अपना पैसा कुछ भी नहीं लगाए फिर भी 11 रुपया कमाए। तो यही काम कंपनी फाइनेंशियल लेवरेज में करती है, क्योंकि डिबेंचर्स पे, बॉन्ड पर कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर बूम है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो भी इनको तो बॉन्ड होल्डर्स को तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, तो बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश आय बढ़ जाती है। लेकिन लेवरेज में भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मार्केट में बूम का पीरियड खत्म हो गया, मंदी आ गई है, रिसेशन, डिप्रेशन चल रहा है मार्केट में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 100 रुपीज हम लगाए हैं, गुड्स तो सेल होगा नहीं, बहुत कम इनकम होगा, 5% कमाएंगे, 9% ब्याज देना होगा, तो 4% पॉकेट से ना भरना पड़ेगा। तो
लेवरेज का बेनिफिट उठाने के लिए कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर इश्यू करती है, वो भी बूम के पीरियड में। तीसरा जो है कारण डिबेंचर या बॉन्ड इश्यू करने का, वो है टू इफेक्ट टैक्स सेविंग्स। टू इफेक्ट टैक्स सेविंग मतलब कर की बचत करना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के अपोजिट बॉन्ड होल्डर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाता है टैक्स के पर्पस से, जब कंपनी की इनकम निकाली जाती है, जब कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाने वाला इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाता है। मतलब बॉन्ड होल्डर्स को हम जितना इंटरेस्ट देंगे उतना कंपनी का प्रॉफिट इनकम कम होगा। प्रॉफिट इनकम जितना कम होगा उतना ही कंपनी को कम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर कंपनी इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में बॉन्ड इश्यू करके फंड अरेंज करती है तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है ड्यू टू टैक्स सेविंग। चौथा जो कारण है वो है टू वाइडन द सोर्सेज ऑफ फंड्स। टू वाइडन द सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब कोष के स्रोतों को व्यापक बनाना। बॉन्ड जारी करके कंपनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के फंड को अट्रैक्ट करती है तथा स्पेशली उन इन्वेस्ट करने वाली संस्थाओं से जिनको या तो इक्विटी शेयर्स खरीदने का परमिशन नहीं है, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको कंपनी बॉन्ड इशू करके उनका जो फंड है वो अट्रैक्ट कर लेती है। इससे कंपनी का फंड का जो सोर्स है वो बढ़ जाता है। पांचवा कारण जो है वो है टू प्रिजर्व कंट्रोल। टू प्रिजर्व कंट्रोल मतलब नियंत्रण बनाए रखने के लिए। कंपनी अपने डेब्ट में कितना भी इंक्रीमेंट क्यों ना कर ले, कंपनी कितना भी डिबेंचर या बॉन्ड इशू कर ले, इससे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बॉन्ड होल्डर जो है उसको जनरली वोटिंग राइट नहीं होता है। तो इस कारण से कंपनी अपना कंट्रोल मतलब कि शेयर होल्डर्स जो है अपना कंट्रोल एज इट इज बनाए रखते हैं। तो यह भी एक कारण है बॉन्ड इशू करने का। लेकिन एक मैनेजर को अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस और पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, इन दोनों पर फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज के इंपैक्ट को चेक कर लेना चाहिए। बॉन्ड क्या है? फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज है ना। कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना होगा। जैसे मान लेते हैं कंपनी 1,000 रुपया का बॉन्ड इशू की है और कूपन रेट है आपका 9%, मतलब कंपनी 9% ब्याज देगी, मतलब कंपनी को 90 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो 90 रुपया देना पड़ेगा ये तो फिक्स कॉस्ट है ना, कंपनी कमाए या ना कमाए देना ही पड़ेगा। रिस्क में थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज किया जाए तो प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो डाउन हो जाता है, और जो डेवलपमेंट है उसमें अगर इंक्रीज किया जाए तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपका बढ़ जाता है। तो जो फिक्स कॉस्ट वाला सिक्योरिटीज है उसका रिस्क और डेवलपमेंट माने दोनों को वो इफेक्टेड करती है। यदि रिस्क का इंपैक्ट डेवलपमेंट के इंपैक्ट पर भारी पड़ता है तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट का इंपैक्ट रिस्क के इंपैक्ट पर भारी पड़ता है तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बॉन्ड फीचर्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।
अटेंडेंस गूगल फॉर्म में बनाइएगा।